जब भी भारत में क्राइम और टेरर की बात होती है तो एक नाम जरूर उभर कर आता है, दाऊद इब्राहिम। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि एक पुलिस वाले का बेटा आखिर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना कैसे। 257, ये आंकड़ा याद रखिए, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है एक ऐसी त्रासदी का जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये है 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट में मारे गए बेगुनाह लोगों की संख्या है। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी थी और एक शख्स का नाम हमेशा के लिए आतंक से जोड़ दिया था। और इस हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। चलिए इस शख्स की पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। जैसे ही जांच में इन धमाकों के मास्टरमाइंड के तौर पर दाऊद का नाम सामने आया, वो बस समझिए रातों रात अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और भारत का मोस्ट वांटेड डॉन बन गया। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक पुलिस वाले का बेटा एक ग्लोबल टेररिस्ट कैसे बन गया। इस सवाल का जवाब छिपा है उसके अतीत में। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल के घर दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ। शुरुआत बिल्कुल मामूली सी थी, लेकिन आगे का रास्ता बेहद खूनी और असाधारण होने वाला था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में एक ईमानदार हेड कांस्टेबल थे, और दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा दाऊद, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चोरी, डकैती और ड्रग्स की दुनिया में कदम रख दिया था। उसके सर पर बस पैसों का जुनून सवार था, जल्दी से अमीर बनना था। तो उसने अहमद सेलर हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पकड़ लिया क्राइम का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसने उसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन ये छोटी मोटी चोरियां और डकैतियां ये तो बस शुरुआत थी। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे क्रिमिनल एम्पायर की नींव रख रहा है जो आगे चलकर पूरे देश को हिला कर रख देगा। तो देखिए दाऊद का उदय कितना तेजी से हुआ। 80s की शुरुआत में वो मुंबई के मशहूर करीम लाला गैंग का हिस्सा बना, लेकिन उसके इरादे तो कहीं ज्यादा बड़े थे। तो जल्द ही उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी खुद की गैंग बना ली, डी कंपनी। और 80s के आखिर तक एक्सटॉर्शन और फिल्म फाइनेंसिंग के जरिए मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका सिक्का चलने लगा। लेकिन 1990 में जब मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तो वो देश से भागकर दुबई चला गया। लेकिन दुबई जाके वो शांत नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं, बल्कि वहां से उसने अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाना शुरू कर दिया इंटरनेशनल लेवल पर। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और बॉलीवुड फाइनेंसिंग के जरिए उसका खौफ भारत से बाहर भी फैलने लगा। और फिर आता है साल 1993, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। यही वो पल था जब दाऊद एक मामूली माफिया डॉन से एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन गया। तारीख थी 12 मार्च 1993। मुंबई शहर एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठा। सोचकर देखिए, 257 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल, और इस पूरी दहशत के पीछे मास्टरमाइंड सिर्फ एक आदमी, दाऊद इब्राहिम। इन धमाकों ने सिर्फ देश को ही नहीं तोड़ा, बल्कि दाऊद के अपने गैंग को भी तोड़ दिया। उसका सबसे खास आदमी छोटा राजन इस आतंकी हमले के खिलाफ हो गया, और बस वहीं से उनकी दोस्ती एक खूनी दुश्मनी में बदल गई। भारत का सबसे बड़ा मुजरिम घोषित होने के बाद दाऊद की जिंदगी एक भगोड़े की जिंदगी बन गई। कानून से बचने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। ऐसी अफवाहें हैं कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवाई। माना जाता है कि उसके पास अलग अलग देशों के कई पासपोर्ट थे, और नाम तो इतने बदले, शेख दाऊद हसन, डेविड भाई, हाजी साहब, न जाने क्या क्या। और अब दाऊद का खतरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला कि उसके तार सीधे ओसामा बिन लादेन के अल कायदा और लश्कर तैयबा जैसे ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि वो इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता था। और यही वजह थी कि 2003 में भारत और अमेरिका ने मिलकर उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। यानी अब वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का दुश्मन था। लेकिन इस सारी क्राइम और टेरर की कहानी में एक अजीब बात भी है। दाऊद की लाइफ का असर इंडियन सिनेमा पर भी बहुत गहरा पड़ा। याद कीजिए, कंपनी, ब्लैक फ्राइडे और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई,
ये सभी सुपरहिट फिल्में कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी से ही इंस्पायर्ड हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक क्रिमिनल की लाइफ और उसका उदय हमारे पॉप कल्चर का एक हिस्सा बन गया। तो इतने सालों से फरार रहने के बाद आज भी सबसे बड़ा सवाल वही का वही है, क्या भारत का ये सबसे बड़ा दुश्मन कभी पकड़ा जाएगा या उसकी कहानी हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगी? इसका जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा।